नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम विज्ञान के मूल सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसे हम सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं पहले। इसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से लागू होता है। इसके ऊपर मतलब जगह विशेष, स्थान विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये यहाँ पे लग रहा है, पृथ्वी पे हम हैं तो यहाँ पे लग रहा है, अंतरिक्ष में चले जाएंगे वहाँ पे भी प्रत्येक पार्टिकल के बीच में जो ये फोर्स है वो लगता है। तो इसके लिए इसीलिए इसे बोला जाता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब ये नियम किसके बारे में बात करता है, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण शब्द है तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये एक प्रकार का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का ये अट्रैक्शन फोर्स है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स किस तरह से काम करता है और क्या इसके बीच में रूल लगता है, इसके बारे में न्यूटन ने बात की है। उन्होंने ये बताया है, जैसे एक सिद्धांत ये बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो भी कोई पार्टिकल या फिर जो भी पिंड रखा हुआ है, पिंड, कोई भी पिंड, तो ब्रह्मांड के सापेक्ष में हम भी एक प्रकार के पार्टिकल हैं, हमारी पृथ्वी भी पार्टिकल है, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इसीलिए जो भी चीज है तो वो ब्रह्मांड में उपस्थित है तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, ये नियम पता था। पर इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया और ये बताया कि उस फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है और वो फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है तो डेली लाइफ में हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि जैसा भी ये बोला जाएगा सिद्धांत में कि दो पिंडों के बीच में लगता है, मतलब दो पार्टिकल अगर रखे हुए हैं समान दूर, कितनी भी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। तो हम डेली लाइफ में उसको कहाँ फील कर पाते हैं, जैसे दो सामान हमारे घर के रखे हुए हैं या फिर हम खुद हैं, हमारा टेबल है, तो क्या हम उस पर अट्रैक्शन फोर्स फील कर पाते हैं? तो नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, वो जो वैद्युत बल होता है उससे 10⁻36 टाइम कम होती है। जो वैद्युत आकर्षण बल होता है उसका जो आकर्षण बल होता है उससे जो है तो 10⁻36 गुना कम, वीकर होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब इतना वीक होता है। और जो जो न्यूक्लियस के बीच में और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल होता है, जो नाभिकीय बल होता है, उससे 10⁻38 टाइम्स ये वीक होता है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना वीक होता है, इसीलिए हम डेली लाइफ में इनका ज्यादा इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। पर ये बल एग्जिस्ट तो करता है, इसी के कारण बहुत सारी चीजें हमारे पृथ्वी पे पॉसिबल हैं। तो अब जो न्यूटन का नियम है, पहले हम उसको समझते हैं कि न्यूटन के नियम द्वारा क्या बोला गया है। तो न्यूटन के नियम द्वारा यह बताया गया है कि जो भी ब्रह्मांड में जो भी पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकलों का उन्होंने उदाहरण लिया है और उन्होंने ये बोला है, उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, ये A है और ये B है। इसका द्रव्यमान m1 और इसका m2। अब दोनों सेंटर से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उसके लिए उन्होंने नियम दिया है। तो आकर्षण बल कैसे कार्य करेगा, तो उन्होंने बोला है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, मतलब फोर्स है, वो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, एवं उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम वैसा ही लिख देते हैं, तो मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुणनफल मतलब m1 इंटू m2 ये हो गया। अब क्या होगा, और दूसरा कथन क्या है उनका, कि व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां तक क्लियर है। तो यही इनका रूल है। तो न्यूटन के द्वारा यह कहा गया है कि जब दो पिंड दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने इस रूल को लिख दिया। अब हम
इसको इकट्ठा रूप से लिखेंगे दोनों को, दोनों समीकरणों को, तो ऐसा होगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जब अनुपात का चिन्ह हटेगा तो ये हटाने पे इसको इक्वल टू आएगा, और इक्वल इसकी जगह पे जब ये इक्वल टू आएगा तो यहां पर एक g आ जाएगा, g ये m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये व्यंजक नहीं पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, ये जो नीचे वाला हमारा व्यंजक है इसको याद रखना है आपको। इससे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम में मतलब क्या दिया हुआ है, बहुत सारे 2-3 जो एग्जाम्पल हैं वो दे देंगे चारों, और फिर उनमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही है। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अंतिम में हमारा ये फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना होगा m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये ऐसे होगा। अब इसमें जो g है तो g की वैल्यू दे दी गई है, g की वैल्यू है 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई हमारी g की। तो जो ये लगने वाला आकर्षण बल है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले g की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसका इस पे डिपेंड करता है, यम पे भी निर्भर करता है, दोनों के द्रव्यमान पे, मतलब जो दोनों पदार्थ हैं उनके द्रव्यमानों पर भी ये निर्भर करता है, और उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी जितनी अधिक होती है तो ये बल उतना वीक होता जाता है। पहले ही ये बल बहुत कम मात्रा का होता है, और जैसे जैसे इनके पार्टिकलों के मध्य दूरी बढ़ती जाती है तो ये बल और भी वीक होता जाता है। अब जब देख रहे हैं हम इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ता है, वो है इनके बीच के द्रव्यमान का। जब पार्टिकल का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होता है तब ये बल ज्यादा महसूस किया जाता है। जैसे पृथ्वी, जब इन दो पिंडों के बीच की बात की गई है तो उन पिंडों में जैसे जब एक पृथ्वी हो जाती है और एक हम, तो अब हमारे आप सापेक्ष पृथ्वी का बल बहुत भार बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम ये बल को महसूस कर पाते हैं। पर क्या होता है जब दोनों पार्टिकल समान वेट के रहते हैं तो कम इस बल को महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच में लगता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में लगता है, पूरे जो ब्रह्मांड का अब आपस में जुड़ा हुआ है वो इसी बल के कारण, इसी अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे से अट्रैक्शन के कारण पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है और ये बल महसूस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मीडियम पे ये निर्भर नहीं करता है कि माध्यम कैसा है। अब इसी के साथ आपने सुना होगा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के साथ ही आपने गुरुत्वीय त्वरण सुना होगा। अब ये गुरुत्वाकर्षण का वर्ड और गुरुत्वीय त्वरण तब आता है जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी होता है हमारा, तब इसको हम गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो इसी तरह गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हम देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पहले क्या होता है वो समझते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम जी की बात करेंगे तो स्मॉल जी क्या होता है, जब हम किसी चीज को फ्रीली गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो वो पृथ्वी के द्वारा खींचे गए अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ही नीचे आती है। तो उसकी क्वांटिटी निर्धारित है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो कितनी स्पीड से नीचे आएगी, उसकी स्पीड कितनी होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण, जब फ्रीली मूव करने के लिए बाहर से बल नहीं लगाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं किसी चीज को जमीन पे गिराने के लिए, तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल का, इतनी स्पीड से वो नीचे गिरेगी जमीन पर। इसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू विभिन्न विभिन्न जगहों पर चेंज होती जाती है। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी है वो भी जगहों पर चेंज होता है। वो पृथ्वी के अंदर ही बहुत सारे कंडीशंस है जहां पे ये चेंज होता रहता है। तो आपको जी की वैल्यू याद रखनी है कि गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे इसको। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी में विभिन्न विभिन्न स्थानों पे कैसे मतलब वेरी करता है, कैसे चेंज होता है, परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र हो गया।
तो इसमें दो टाइप से ये बिहेव करता है, एक तो पृथ्वी की सतह के बाहर और एक तो पृथ्वी की सतह के अंदर। तो पृथ्वी की सतह के बाहर मतलब यहां से जब बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी, पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ने के साथ ही यह बल कम होता जाता है, वीक होता जाता है, दूरी बढ़ने पर कम होता जाता है। और जब सतह से अंदर की ओर जाते हैं, अर्थात जब सतह से अंदर की ओर जाते हैं तब ये कम होता जाता है। दोनों कंडीशन में, जब हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तब कम होता है और जब सतह से अंदर की ओर आते हैं तब कम होता है। तो वीक मतलब सबसे कम कहां पर होता है? सबसे हाईएस्ट होगा ये पृथ्वी की सतह पे, और सबसे कम कहां पर हो? एकदम वीक केंद्र पे। पृथ्वी के केंद्र पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू 0 होगी। अब जैसे जैसे हम केंद्र से आगे बढ़ेंगे, जैसे हम केंद्र से आगे बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम कहां पे हो जाएगी? पृथ्वी की सतह पे। पर जब सतह से फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, कम होने लगेगी और केंद्र पे एकदम 0 होती है। एक बात और होती है कि जो हमारे पोल्स हैं वो थोड़े से चपटे हुए हैं। तो जो नॉर्मल मतलब इक्वेटर है, इक्वेटर पे उभरी हुई है, मतलब जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वहां पर पृथ्वी उभरी हुई है। तो जो वहां पर पृथ्वी की रेडियस होगी यहां पर, तो वो थोड़ी सी ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन एक अराइज होता है कि पोल्स पे मतलब ध्रुवों पे विषुवत रेखा की अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है। ये जो फोर्स है तो विषुवत रेखा की अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है, यहां पर कम होता है और यहां पर अधिक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियस यहीं पर होती है। केंद्र से जितनी अधिक दूरी होती है, केंद्र से जितनी अधिक दूरी होती है उतना ये बल अधिक होता है सतह मतलब पृथ्वी के अंदर, और जब सतह से बाहर निकल जाते हैं तब तो ये धीरे धीरे वीक होता जाता है। अब क्या है, जैसे रॉकेट नोदन या फिर सैटेलाइट उड़ाने की बात आती है तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक मतलब जब सैटेलाइट लॉन्च किया गया फिर रॉकेट बनाने की बात चलने लगी, तो एक चीज जरूर महसूस की गई कि जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें मतलब और वीक कर रहा है और हम इससे आगे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ कैलकुलेशंस की गई और समझने का प्रयास किया गया कि हम कितनी स्पीड को फॉलो करें कि जिसके द्वारा हम ये जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको तोड़कर बाहर निकल जाएं, और कौन सी ऐसी सीमा है जिसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी का सिद्धांत लाया गया। या आप अंदर वाला जरूर समझ लीजिएगा कि पृथ्वी के अंदर कैसे बिहेव करता है ये। तो अब पलायन वेग का सिद्धांत आया, एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात की गई। पलायन वेग, तो पलायन वेग वह वेग होता है मतलब वह स्पीड है, वह वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है बट बोलने के टर्म में हम एक ही ले लेते हैं। तो पलायन वेग वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम किसी भी पार्टिकल को अगर भेजेंगे, फेंकेंगे पृथ्वी की सतह से, तो वो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तोड़कर पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकल जाएगा। इसी सिद्धांत का उपयोग सैटेलाइट लॉन्च में भी किया जाता है, रॉकेट के लॉन्च में भी किया जाता है। फिर वो पार्टिकल पृथ्वी पर वापस उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगा, वो अंतरिक्ष में स्वतंत्र हो जाएगा। तो उसके लिए पलायन वेग की सीमा निर्धारित की गई है। पलायन वेग की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा या इतनी स्पीड होने पर वो पार्टिकल पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा है उसको तोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। ऐसा ही यूज किया जाता है रॉकेट में, सैटेलाइट वगैरह में, जिससे उनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाला जा सके। तो यहां पर ये पलायन वेग का सिद्धांत हो गया। अब जब ग्रेविटी की बात आ गई है तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि उसके बारे में बात करेंगे, मास और वेट में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित है। सामान्य बोलचाल में तो द्रव्यमान और वेग को हम एक ही ले लेते हैं, पर बेसिकली वो डिफरेंट होते हैं। तो मास, द्रव्यमान एवं भार, द्रव्यमान एवं भार। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो द्रव्यमान दो वर्ड से बना हुआ है। द्रव्यमान मतलब द्रव्य मतलब मैटर और मान मतलब वैल्यू। तो बेसिकली द्रव्यमान या मास मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंदर
पार्टिकल उपस्थित हैं उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। जो भी डिफरेंट पार्टिकल उपस्थित है उनकी क्वांटिटी या उनकी मात्रा कितनी है, इसके बारे में कौन बात करता है? द्रव्यमान। उपस्थित पदार्थों की मात्रा के बारे में बात करता है द्रव्यमान। जैसे हमारा जो द्रव्यमान होगा अर्थात जो हमारा मास होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? हमारे अंदर जो भी पार्टिकल टिश्यूज वगैरह से जो हम बने हुए हैं, बोन से बने हुए हैं, ब्लड है, तो इनका वेट हमारे मतलब इनका जो है इनकी जो टोटल वेट तो नहीं, टोटल वैल्यू कितनी होगी, इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो उसके बारे में बात करता है। इंडिकेटर होता है ये मैटर का, मतलब जो पार्टिकल है इसमें उपस्थित हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये मात्रा के बारे में बात करता है, उपस्थित पदार्थ की मात्रा, वही उसका द्रव्यमान कहलाती है। और क्या है, ये द्रव्यमान चेंजेबल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। उपस्थित पदार्थ की मात्रा स्थान पर निर्भर तो करती नहीं है, जितना पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है उतना पदार्थ ही चंद्रमा पे चले जाएंगे वहां पर उपस्थित होगा, अंतरिक्ष में चले जाएंगे वहां पर उपस्थित होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नॉट चेंजेबल है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है जगह के साथ। पदार्थ की मात्रा कम हो जाने पे चेंज हो सकता है पर नॉर्मल कंडीशन में स्थान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर जो भार है अर्थात वेट, तो वेट क्या होता है? वेट वह होता है जिस मतलब फोर्स से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से पृथ्वी हमको अपनी ओर खींचे हुई है उसे हम वेट कहते हैं। तो वेट चेंज होता रहता है क्योंकि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेट के लिए एक W बोला गया है और वेट के लिए एक ये फॉर्मूला भी है m इंटू जी। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मास तो ठीक है क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, पर जो जी है ये चेंजेबल है क्योंकि जब चंद्रमा पे चले जाएंगे, अंतरिक्ष पे चले जाएंगे, वहां पर आपने सुना होगा कि वहां पर मनुष्य का भार कम हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यमान चंद्रमा पे क्या होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर मनुष्य का भार चंद्रमा पे बदल जाएगा, अंतरिक्ष में जाने पे बदल जाएगा। उनके द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है वहां की धरती के द्वारा या फिर चंद्रमा के द्वारा, तो वो वीक होता है या फिर कम होता है, ज्यादा होता है। तो जी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती घटती रहती है तो W की वैल्यू भी इफेक्ट होती है और जी की वैल्यू स्थानों पर निर्भर करती है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर मनुष्य का वेट अलग अलग हो सकता है, भार अलग अलग हो सकता है, परंतु द्रव्यमान क्योंकि वो पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है तो पदार्थों की मात्रा स्थानों के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो इसलिए जो है तो ये चेंजेबल है और ये चेंज नहीं होता है। सामान्य जीवन में हम द्रव्यमान और भार दोनों को एक ही जैसा समझ लेते हैं पर ये दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो अब हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा, थोड़ा सा इसके उपयोग को देख लेते हैं कि यहाँ पर ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहला उपयोग ये है कि हम यहाँ पर पृथ्वी पे रह पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पे रखी हुई हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हम खुद चल पा रहे हैं, खड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का वीक होता तो हम पृथ्वी पर खड़े नहीं रह पाते। जैसे चंद्रमा में वीक है तो हम उड़ते हैं अंतरिक्ष में, जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉकेट वगैरह होते हैं तो उसके अंदर के वीडियोस, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहाँ पर लोग उड़ते रहते हैं, बेल्ट से एक दूसरे बांध के रखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपने देखा होगा जब बाहर वॉक करते हैं तो स्पेस वॉक, तो वहां पर वो मतलब बंधे हुए होते हैं, वरना वो अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल है एक टाइप से, आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो हम रह पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो वायुमंडल है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सारी जो वायु है या फिर बहुत सारी गैसें हैं उनको पृथ्वी ने रोक के रखा हुआ है। जिन ग्रहों पर जीवन नहीं है अभी तक, जो ग्रह खोजे गए हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इसीलिए वहां पर वायुमंडल भी उपस्थित नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये चंद्रमा और पृथ्वी की गतियां हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी किसके कारण ही जुड़े हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार और भाटा आता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान से समझना है, और इसके नियम में जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको देखना है, जो कुछ वैल्यूज हैं उनको देखना है, और द्रव्यमान भार के अंतर को समझना है। यही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आगे के लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो हमारे विज्ञान के मूल सिद्धांत में छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।